यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूक्रेन के ऊपर ऐसा कौन सा फैसला है जिसके कारण मोदी सरकार असमंजस में पड़ गई है? इजराइल की एम्बेसी ने भारत के कौन से पॉलिटिकल लीडर के ऊपर नाराजगी जताई है? भारत की स्मार्टफोन मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ गया है और कनाडा में अब वहां के एमपीज भारत के खिलाफ क्या मांग कर रहे हैं? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने का एक बहुत ही अनोखा और नायाब तरीका निकाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पाकिस्तान से न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में जो इंडियन हाई कमीशन है वहां पर न्यूज़पेपर की सप्लाई को रोक दिया गया है और लोकल न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स भारत की एम्बेसी को न्यूज़पेपर्स और प्रिंट मीडिया डिलीवर करने से इनकार कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत के हाई कमीशन की कुकिंग गैस और फ्रेश वाटर की सप्लाई को भी रोक दिया गया है। पुराने सप्लायर्स गैस सिलेंडर्स और मिनरल वाटर की सप्लाई सस्पेंड कर चुके हैं, जिसके बाद इंडियन एम्बेसी के स्टाफ और उनकी फैमिलीज को मार्केट में महंगे अल्टरनेटिव्स की ओर मजबूरी में रुख करना पड़ रहा है। अब हुआ यह कि भारत ने पाकिस्तान की सरकार को कहा कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के रूल का ब्रीच हो रहा है और ये सारी सर्विसेज वापस से रिस्टोर की जाए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को अब 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं और अभी भी पाकिस्तान की सरकार ने इंडियन हाई कमीशन की सर्विसेज वापस से रिज्यूम नहीं की है। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने भी पाकिस्तान के साथ टिट फॉर टैट मूव का फैसला किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने भी पाकिस्तान के हाई कमीशन और डिप्लोमेट्स की फैमिली को न्यूज़पेपर्स की डिलीवरी रोक दी है। कुकिंग गैस और फ्रेश वाटर के बारे में तो खैर नहीं बताया गया है, लेकिन पाकिस्तान की न्यूज चैनल से क्लेम कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में पानी की सप्लाई को काट दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के घरों के गैस और इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए हैं और 4 पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स जो रेंट के ऊपर प्राइवेट अकोमोडेशन लेकर दिल्ली में रह रहे थे उनको घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। और पाकिस्तान हाई कमीशन के 17 स्टाफ मेंबर्स और डिप्लोमेट्स ने भारत के वीजा रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसको भारत की सरकार ने अभी तक रिन्यू नहीं किया है, ये कहना है पाकिस्तान की मीडिया का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में। दरअसल पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है, जिस दौरान भारत सरकार ने बताया कि आज के समय भारत में बिकने वाले 99.2% स्मार्टफोन्स मेड इन इंडिया है। केवल 0.8% स्मार्टफोन्स दूसरी कंट्री से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर भारत की मार्केट में 1000 स्मार्टफोन्स बिकते हैं तो उन 1000 में से 992 स्मार्टफोन्स मेड इन इंडिया होते हैं और 1000 में से केवल 8 स्मार्टफोन्स इंपोर्ट किए होते हैं। इसके साथ ही साल 2025 के लेटेस्ट Q2 में इंडियन स्मार्टफोन सेल्स का भी डेटा सामने आ गया है। और एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि यहाँ पर हम मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ना कि वैल्यू की। वॉल्यूम का मतलब है कि किस कंपनी के स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के सेकंड क्वार्टर में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ वीवो नंबर 1 के ऊपर है और वीवो का 19% का मार्केट शेयर है। हर 100 में से 19 स्मार्टफोन्स वीवो कंपनी के होते हैं। सेकंड पर सैमसंग कंपनी है 14.5% के मार्केट शेयर के साथ। थर्ड के ऊपर ओप्पो कंपनी है 13.4% के मार्केट शेयर के साथ। फोर्थ के ऊपर रियलमी कंपनी है 9.7% के मार्केट शेयर के साथ। फिफ्थ के ऊपर Xiaomi कंपनी है 9.6% के मार्केट शेयर के साथ। सिक्स्थ के ऊपर मोटोरोला का 8% का मार्केट शेयर है और सेवंथ के ऊपर एप्पल कंपनी का 7.5% का मार्केट शेयर है। यानी कि हर 1000 में से 75 स्मार्टफोन्स एप्पल कंपनी के होते हैं। 8th के ऊपर iQOO कंपनी का 4.3% का मार्केट शेयर है। 9th के ऊपर पोको का 3.8% और 10th के ऊपर OnePlus कंपनी का 2.5% मार्केट शेयर है। पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लॉस हुआ है OnePlus कंपनी का। इसके बाद अदर्स हैं जो 7.7% के मार्केट शेयर के साथ है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कांग्रेस पार्टी की एमपी प्रियंका गांधी और भारत में इजराइल की एम्बेसी के बीच वर्बल क्लैश को लेकर। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें इजराइल के ऊपर निर्दोष लोगों की हत्या के गंभीर आरोप लगाए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी स्टेटमेंट में इजराइल को टारगेट करते हुए कहा कि इजराइल की सरकार गाजा में जेनोसाइड कर रही है। इजराइल ने गाजा के 60,000 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है, जिसमें 18,430 तो बच्चे शामिल हैं। कई सौ लोगों को भूख से मार दिया गया है, जिसमें कई सारे बच्चे भी थे और अब लाखों लोगों को भूखा मारने की धमकी दे रहा है। इजराइल के इन जुर्मों को इग्नोर करना या फिर इनके ऊपर चुप बैठना ये भी एक तरह से जुर्म है और ये एक शेमफुल यानी कि शर्म की बात है कि भारत की सरकार इनके ऊपर बिल्कुल चुप बैठी है, जबकि इजराइल फलस्तीन के लोगों के ऊपर ये तबाही ला रहा है। अब जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा की स्टेटमेंट आई उसके तुरंत बाद इजराइल के भारत में एम्बेसडर रिवन अजर ने भी प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाब देते हुए एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। इजराइल के एम्बेसडर ने कहा कि शेमफुल यानी कि शर्म की बात तो ये है कि तुम झूठ बोल रही हो। इजराइल ने 25,000 से भी ज्यादा हमास के आतंकियों को मारा है। जिंदगी का इतना बड़ा नुकसान यानी जो कैजुअलिटीज हो रही हैं ये हमास की गंदी टैक्टिक्स की वजह से हो रही हैं। हमास के आतंकी सिविलियंस के पीछे छुप रहे हैं, सिविलियंस का कवर ले रहे हैं
और जो लोग सेफ जगह के ऊपर जाने या फिर मदद लेने की कोशिश करते हैं, हमास उनके ऊपर ही गोली चला रहा है और उनके ऊपर ही रॉकेट से हमले कर रहा है। इसके आगे इजरायली एम्बेसडर ने कहा कि इजराइल ने गाजा में 20 लाख टन खाना भेजा था, लेकिन हमास उसको अपने कंट्रोल में लेकर छुपाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से गाजा में वहां पर लोग भूखे रहते हैं। पिछले 50 सालों में गाजा की पॉपुलेशन 450% तक बढ़ गई है। तब तो कोई जेनोसाइड नहीं हुआ। हमास के कैजुअलिटी नंबर्स के ऊपर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहना है भारत में इजरायली एम्बेसडर का। वैसे ये पहली बार नहीं जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा के लोगों की पैरवी की हो। इससे पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा गाजा के लोगों के लिए कई बार आवाज उठा चुकी हैं। बस दुख इस बात का है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को बांग्लादेश में वहां की हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर कोई तरस नहीं आता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने बांग्लादेश से आने वाली और कई सारी आइटम्स के ऊपर बैन लगाने यानी कि रोक लगाने का फैसला कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज आ रही है कि भारत सरकार ने कुछ आइटम्स की लिस्ट जारी की है जो बांग्लादेश के साथ लगने वाले लैंड बॉर्डर्स के जरिए भारत में इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं है। इस लिस्ट में जूट या फिर किसी भी प्रकार के ब्लीच्ड या फिर अनब्लीच्ड वोवन फाइबर्स हैं। उसके बाद जूट, कॉटन, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि नायलन या फिर पॉलिस्टर से बने धागे, रस्सी या कॉर्ड्स हैं। जूट से बने डेकोरेटिव पैकेजिंग बैग्स या फिर जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं बैग्स, वो सब हैं। और ये तमाम आइटम्स आज के बाद बांग्लादेश से लैंड बॉर्डर्स के जरिए भारत में एंटर नहीं होंगी। भारत ने कहा है कि ये सारी आइटम्स केवल एक ही पोर्ट से एंटर होंगी और वो है नावा शेवा सी पोर्ट, यानी कि इसी एक पोर्ट के जरिए ये सारी आइटम्स बांग्लादेश भारत को भेज सकता है। अब मसला ये है कि ये जो नावा शेवा पोर्ट है ये वेस्ट बंगाल नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सिचुएटेड है। पहले ये सारी आइटम्स बांग्लादेश से 2-4 घंटे के अंदर ही भारत के अंदर आ जाती थी, लेकिन अब बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को ये सारी आइटम कार्गो शिप्स के जरिए हजारों किलोमीटर दूर मुंबई पोर्ट के ऊपर भेजनी होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, कस्टम्स और ऊपर से और कई तरह की ड्यूटीज लगेंगी। वेटिंग टाइम कई घंटों से लेकर कई हफ्तों तक बढ़ जाएगा और बांग्लादेश के इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भारत की मार्केट में कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। बेनिफिट ये होगा कि भारत के जो इंपोर्टर्स सस्ते के चक्कर में बांग्लादेश के जूट के प्रोडक्ट्स को भारत में परचेज करके इंपोर्ट कर रहे थे, वो अब लोकल जूट प्रोडक्ट्स का रुख करेंगे और भारत की कंपनीज और भारत के सप्लायर्स का बेनिफिट होगा। कई मिलियन डॉलर्स बांग्लादेश जाने से बचेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कनाडा से। रिसेंटली कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट के ऊपर एक हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच अब कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ गई है। दरअसल कनाडा से न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सरे समेत कई सारे कनेडियन एमपीज और मेयर्स ने अब कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने से रिक्वेस्ट की है कि कनाडा की गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे। कई सारे एमपीज और मेयर्स ने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखकर ये मांग की है और कहा है कि बिश्नोई गैंग की एक्टिविटीज एक आतंकवादी संगठन के लेवल की हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि क्या नई कनेडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करती है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। दरअसल पिछले कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉल करके फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी और जो यूएन जनरल असेंबली का 80वां सेशन है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ फेस टू फेस इन पर्सन बायलैटरल मीटिंग करने का एक प्रपोजल दिया है। अब जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80वां सेशन है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में 23 सितंबर से स्टार्ट होगा और 29 सितंबर तक वर्ल्ड लीडर्स जनरल असेंबली में एड्रेस देने के लिए आएंगे। लगभग 30 से 40 दिन का समय बचा है, लेकिन अभी भी भारत की सरकार ने कंफर्म नहीं किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करने खुद ही जाएंगे या फिर विदेश मंत्री जयशंकर सर को अपनी जगह भेजेंगे। अमेरिका के साथ टैरिफ डिस्प्यूट्स के चलते प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका जाने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर मिड सितंबर तक भारत और अमेरिका के ट्रेड डिस्प्यूट्स आपस में सॉल्व हो जाते हैं, एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो पॉसिबल है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली को संबोधित करने और एड्रेस करने के लिए जाएं और व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी एक मीटिंग कर लें। कहने का मतलब है कि सब कुछ ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रेड नेगोशिएशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को जनरल असेंबली को एड्रेस करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जाना चाहिए, हाँ या फिर ना जयशंकर सर को ही भेज देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वैसे अभी कुछ ही घंटे पहले ये न्यूज निकल कर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ्स को और 90 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है, यानी कि अमेरिका के टैरिफ्स 90 दिन तक डिले कर दिए हैं और अगले 90 दिनों तक चाइना के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेंगे। जबकि देखा जाए तो चाइना रशियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर है, इससे अमेरिका का दोगलापन प्रूव होता है। चाइना को रिलैक्सेशन और भारत के ऊपर टैरिफ तुरंत प्रभाव से लगा दिए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत पाकिस्तान को लेकर। दरअसल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका से जो भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है और खासकर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो जामनगर में रिफाइनरी है
उसके ऊपर मिसाइल हमला करने की धमकी दी है। इसके ऊपर अब ओपोजिशन लीडर असदुद्दीन ओवैसी की एक स्टेटमेंट आ गई है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने आसिम मुनीर की जो स्टेटमेंट का रिप्लाई दिया था, ओवैसी उस रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है। ओवैसी ने स्टेटमेंट रिलीज करके कहा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ के भारत के खिलाफ जो धमकी भरे और गंदे शब्द थे वो बिल्कुल कंडेम यानी कि निंदा करने लायक है। और ये बात और बुरी हो जाती है कि उसने ये सब अमेरिका की जमीन से बोला है। इसके ऊपर सिर्फ विदेश मंत्रालय का बयान काफी नहीं है, बल्कि मोदी सरकार को एक पॉलिटिकल जवाब देना चाहिए और अमेरिका के सामने स्ट्रांगली मजबूत तरीके से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहिए। भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हुए अमेरिका की जमीन का ऐसा मिसयूज भारत और भारतीयों के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना जरूरी है। मोदी सरकार का बजट में डिफेंस के लिए लो एलोकेशन यानी कि डिफेंस के लिए कम बजट देना अब ये बिल्कुल नहीं चल सकता है। हमें ज्यादा तैयार रहना पड़ेगा और अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने के लिए बजट को और बढ़ाना पड़ेगा। ये कहना ओवैसी का। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।